हेलो एवरीवन, योर इंजीनियर में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर बनना है तो कैसे बनना है। ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं हाउ टू बिकम के ऊपर। तो हाउ टू बिकम का मतलब आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ये तो ऑब्वियस ही बात है। आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप सिविल इंजीनियर हो, लेकिन सिविल इंजीनियर में बहुत सारे पोर्शंस हैं। इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे पोर्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। तो उन सब रोल्स में आप कैसे फिट होगे और वो रोल्स आपको अगर चाहिए तो कैसे आपको वो रोल मिल सकता है, आप कैसे वो पर्टिकुलर चीज बन सकते हो। इस पूरी सीरीज में कोई भी रोल हम लेंगे तो उसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं इस रोल में, कौन सी कोर्सेज और ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता कौन है, किसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो जो भी सिविल इंजीनियर है उसका ही एक पोर्शन है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर में बहुत सारे एरियाज आते हैं, जैसे सर्वेइंग एक एरिया आता है और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक एरिया आता है, जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक सेक्टर आता है और बहुत सारे सेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आपको ट्रांसपोर्ट अलग हो जाता है, रेलवेज, एयरवेज, सारी चीज़ें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ बिल्ड करने के ऊपर बात आती है, तो कोई भी आप ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो, अगर आप उन सब चीज़ों में हो तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर कह सकते हैं। लेकिन आपका रोल क्या होगा? आपका रोल होगा जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसकी सेफ्टी को इंप्रूव करना, मतलब उस ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे, स्टेबिलिटी रहे, राइट, और ज़्यादा दिन तक चले। मतलब ऐसा ब्रिज ना हो जो 2 साल में 3 साल में गिर जाए। ड्यूरेबिलिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मिलेंगी आपको? जैसे आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको डिजाइन के ऊपर बात रहेगी कि आपको ब्रिज के डिजाइन या आपको कोई हाई रेंज बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उन बिल्डिंग्स के डिजाइन के ऊपर कैसे आप डिजाइन करोगे उन चीजों के, और एनालाइज करोगे लोड को कि कितनी लोडिंग रहेगी, लोडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपने उसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं, और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, आप कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, बजट में कैसे करोगे, ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ही डिसाइड करनी होती हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी और ज्यादा सीरियस होती जाएंगी। टिपिकल जॉब प्रोफाइल अबाउट डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिजाइन करना, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर एनालिसिस करना है, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है, किस प्रपोर्शन में मटेरियल्स रखने हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी चीज आप अकेले नहीं बना लोगे, तो आपको एक टीम चाहिए। उस टीम में ऊपर और नीचे, हम सीनियर और जूनियर की बात करें तो सीनियर में मैनेजर, राइट, और जूनियर में आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, राइट। या तो आप खुद सबॉर्डिनेट में एज ए स्टार्ट होगे। तो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, सही तरीके से अपना रोल प्ले करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। कैसे बन सकते हो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर? तो पहली चीज, एक बैचलर्स डिग्री मिनिमम रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में, और स्पेशलाइजेशन हो स्ट्रक्चर्स में, राइट। तो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 1 2 3 ऐसे करके होता है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर डिजाइन होती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या उसको और अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे चीज़ें बोली जाती हैं। इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। अब एक और सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? डिजाइन के ऊपर समझना, मटेरियल समझना, और सबसे जरूरी है मैथमेटिक्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैलकुलेशंस बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो कितना ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो? ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बजट आप बचा लोगे, राइट, और बजट आप बचा लोगे तो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में आपने कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया, राइट। उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। आप कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो? इंटर्नशिप्स को देखना चाहिए एंट्री लेवल पे। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग के दौरान 4 ईयर्स में या इंजीनियरिंग के 2 साल बाद, ये कभी मत सोचो कि आपको जो सैलरी, आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी उससे आप बहुत अमीर हो जाओगे, राइट। तो हमेशा इस बात पे फोकस करो कि आप कैसे अपने आप को डिसॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, राइट। तो अगर आपको फ्री में काम करना पड़े तो आप करो, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पर ह्यूमन फैक्टर बहुत इन्वॉल्व है। और जिस भी सेक्टर में ऑटोमेशन नहीं होता है, ह्यूमन फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है, उस सेक्टर में ग्रोथ स्लो होती है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ह्यूमन डिसीजंस ले रहे हैं, कोई मशीन डिसीजन नहीं ले रही है। इट्स नॉट कोडिंग कि कोडिंग से आप कोई डिसीजन निकाल दोगे, प्रोग्रामिंग से कोई डिसीजन निकालोगे, डेटा साइंस या एआई एंड ऑल, ये सब चीज नहीं लगती है कंस्ट्रक्शन में,
कोई भी एआई आपका ब्रिज नहीं बनाएगी, एआई आपका टावर्स नहीं बनाएगी, राइट? तो यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दीज थिंग्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरे को इतना स्टाइपेंड मिलना चाहिए, मेरे को इतना सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है? यू शुड हैव टू आपको वो बनना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करें, राइट? विदाउट हैविंग हाई होप्स। लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक बात अगर ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है इस सेक्टर में और आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। ये सेक्टर स्लो क्यों है? ये सेक्टर स्लो इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में आप जो भी चीज बना रहे हो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए बना रहे हो। तो आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी जजमेंट में जरा सी भी एरर हुई ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आप कहीं ना कहीं किसी को में डाल रहे हो। किसी की बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, डैम कोलैप्स हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स कोलैप्स हो सकते हैं, रनवेज कोलैप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रोड्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इसमें, ठीक है? तो हमेशा आपको एंट्री लेवल पोजीशंस पे और इंटर्नशिप्स पे ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि आपको कितनी स्टाइपेंड या सैलरी मिल रही है। लास्ट, आपको प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की लाइसेंस चाहिए। तो बहुत सारी अथॉरिटीज और एसोसिएशन है अलग अलग कंट्रीज की जो ये लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती हैं। कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? पहला तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स होने के लिए बहुत स्मार्टनेस की रिक्वायरमेंट है, यानी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सिस्टम को एनालाइज कर सकते हो अच्छे से, उनकी लोडिंग्स और फोर्सेस को पहचान सकते हो। वो यूनिफॉर्म वायरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, किस तरह की बीम है, कैसी चीज़ और किस तरह के कंडीशंस हैं, अलग अलग वेदर कंडीशंस के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाता है लोडिंग के टाइम पे। तो वो सब बातों को समझना, उस हिसाब से डिज़ाइन करना, ये सारी एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। प्लस हर बात में आपको कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपकी सॉलिड मैथमेटिकल बैकग्राउंड और कंप्यूटेशनल स्किल भी होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, ओके, ये सारी प्रिंसिपल्स भी आपको आने चाहिए। स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी सॉफ्टवेयर में? तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिर्फ बातों से नहीं होती है। आज के डेट में स्ट्रक्चरल एनालिसिस कंप्यूटर पर भी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अगर आप ऑन पेपर कोई भी चीज़ समझाने जाओगे तो इट्स नॉट ईजी टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। इसलिए SAP 2000, ETABS, StatPro, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर आप मॉडलिंग कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस कर सकते हो, सिमुलेशन कर सकते हो, राइट? इसलिए इन सॉफ्टवेयर्स की एक्सपर्टीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक को लो और उसके बारे में स्टार्ट करो पूरी की पूरी चीज़ें समझना, ठीक है? उसके बारे में, उसके सारे टूल, उसके सारे एप्लीकेशंस, उसके कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो सकती है, किस किस सेक्टर में कैसे कैसे अप्लाई हो सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ आप एक्सेल सीट जैसी छोटी मोटी चीज़ें करना जानते हो तो उससे एक बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो। दे वॉन्ट यू टू नो कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में SAP 2000 कैसे वर्क करेगा, राइट? तो हर एक चीज़ में अलग अलग आपके एप्लीकेशंस है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत बड़ी बायस होती है इंजीनियर्स की। हम लोग हमेशा सोचते हैं हमें कोई काम दे दे और हम वो काम कर दें, राइट? हम लोग डिसीजन मेकिंग में, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत कम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, राइट? लेकिन आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी लगातार जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मान लो आपको कोई एंट्री नहीं दे रहा है, एंट्री लेवल पर अगर आप हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंट्री नहीं दे रहा है, आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आप आइडियाज़ देते रहो। आपके पास आइडिया जनरेट करने की पावर होनी चाहिए, वो और आइडिया जनरेट करने मोटिवेशन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमेशा रहे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन सबके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, मैनेजर के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ होनी चाहिए, राइट? आप कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब बहुत मैटर करता है एक टीम में। जब आप टीम काम करती है तो अटेंशन टू डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल पर भी आपकी अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप जो भी बनाओगे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ्स को रिस्क में डाल सकता है, राइट? अगर डिटेल जरा से भी मिस हुई तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में, इसी कंट्री में अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाती हैं, अलग अलग तरीके से ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उसको एक तो होता है यूटिलाइजेशन। ब्रिजेस का क्या काम है? आप लकड़ी लगाए, आपने नदी पार कर ली, इस तरफ से उस तरफ, लेकिन उसको कितने तरीके से आप ब्यूटीफुली ऑप्टिमाइज करते हो,
राइट। तो क्रिएटिविटी आप कैसे दिखाते हो? क्रिएटिविटी कई मामलों में हो सकती है। क्रिएटिविटी आपको ऐसे मामलों में हो सकती है कि आपने कम मटेरियल यूज़ किया, इसके बाद भी आपने बहुत स्ट्रेंथ मैनेज कर ली। आपने बजट कम यूज़ किया, इसके बावजूद आपका ड्यूरेबिलिटी आपने बढ़ा दी। क्रिएटिविटी बहुत चीज़ों में हो सकती है, इनोवेशन बहुत चीज़ों में हो सकता है। तो उस क्रिएटिविटी और इनोवेशन में भी आपको हमेशा एक टैब रखना चाहिए, हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, इंडिया में अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अपने सेक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखो, और जानकारी रखने के लिए हंगर रखो। हमेशा सीखने की, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की हंगर आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। कौन हायर करेगा अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर? तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं। सबसे मेजॉरिटी में कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म्स जो हायर करती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हायर करती हैं डायरेक्टली। आर्किटेक्चरल गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे PSUs होंगी वो हायर करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हायर करती हैं। इंडिया में सबसे पॉपुलर कंपनी L&T, KPM, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप जाओ तो स्ट्रू इंजीनियर्स है, जैकब्स है, ये सब कंपनीज आपको हायर करेंगी। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप कर सकती हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। सैलरी इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कहाँ क्या सैलरी मिल रही है इस बारे में हम बहुत ज़्यादा बाइस्ड रहते हैं कि यहाँ ज़्यादा मिल रही है, वहाँ कम मिल रही है। तो सैलरी डिपेंड किस चीज़ पे करती है? 4 बातों पर करती है। पहला, किसी कंट्री की इकोनॉमी और GDP पर डिपेंड करती है। तो अगर US की इकोनॉमी, US का डॉलर इंडिया के रुपी के मुकाबले 80 टाइम्स है, इंडिया का 1 रुपी वहाँ, या सॉरी US का $1 इंडिया के 80 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप US में जॉब करोगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, बट उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी वहाँ ज़्यादा होंगे, राइट। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई कंट्री नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है और एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है। तो जहाँ जिस कंट्री में सैलरी और एक्सपेंसेस आप देखोगे तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। अगर इंडिया में सैलरी कम मिल रही है तो एक्सपेंसेस भी उस मुकाबले बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कंट्री की इकोनॉमी और GDP में मैटर करता है। एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियर में मैटर करता है, इंजीनियर की कितनी एक्सपीरियंस है, किस लेवल पर वो ज्वाइन कर रही, लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल, उस पर भी सैलरी स्ट्रक्चर मैटर करती है। किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में किस तरह की चीज़ में, रोड कंस्ट्रक्शन में हो आप, पब्लिक वर्क्स में, या फिर आप रेलवेज रोडवेज में हो, या फिर आप टावर कंस्ट्रक्शन में हो, बिल्डिंग्स में हो, या डैम्स एंड ब्रिजेस में हो, किस तरह के कंस्ट्रक्शन में, किस तरह के इंडस्ट्री में आप हो, उससे भी मैटर करता है आपको अलग अलग सैलरी। क्योंकि ज़्यादातर काम सिविल इंजीनियरिंग में बजट्स पे होते हैं, बजट एलोकेशन पे होता है, उसी हिसाब से सैलरीज होती हैं, तो ये भी थोड़ा मैटर करता है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिलती है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लेकिन ग्रोथ उसमें बहुत अच्छी है। 15 साल, 20 साल, 25 साल लोग पूरा रिटायर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। फिर अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स को हम बेसिक लेके चल सकते हैं। उसमें एंट्री लेवल सैलरी में आप कहोगे तो 55,000 to 75,000 पर ईयर है। इंडिया में इतनी सैलरी नहीं है, इंडिया में इससे काफ़ी कम सैलरी है पर ईयर में, अगर डॉलर्स में अगर आप देखो तो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने वही बताया, कंट्री की इकोनॉमी और GDP, राइट। लेकिन आपकी प्रमोशन लगातार हो सकती है, मिड लेवल, सीनियर लेवल, एक्सपर्ट लेवल, और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर्स बढ़ सकती है, राइट। अगर आप जॉब इंजीनियर में कंटिन्यूअसली अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हो, अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप सिविल इंजीनियर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो योर इंजीनियर में। यू कैन कनेक्ट विथ फेलो सिविल इंजीनियर्स। आप अपनी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, किसी और का डाउट सॉल्व कर सकते हो, कोई नॉलेज और एक्सपर्टीज आपके पास है तो वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आप डिस्कस कर सकते हो, और सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इनरिच कर सकते हो। तो अभी आप सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताइए। और आपको अगर कोई डाउट्स है, कोई ओपिनियन है, तो भी आप कमेंट करो। जो भी एक्सपर्ट्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, राइट। आप लाइक करो इस वीडियो को, मैं एम करता हूँ कि 1000 लाइक्स इस वीडियो पर। आप शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर इंजीनियर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।